वेलकम स्टूडेंट्स। तो अपन नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं अपन लोग, माने नेक्स्ट लेक्चर अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो अपने फर्स्ट पार्ट में प्रॉपर्टीज और उसकी डेफिनेशन देखी थी अपन ने। अब इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन लोग देख रहे हैं इसके स्पेक्ट्रम देख रहे हैं ना, स्पेक्ट्रम। तो अपन देख रहे हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ, स्पेक्ट्रम का मतलब ही क्या होता है एक बार तो यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइप्स, टाइप्स देख रहे हैं अपन। स्पेक्ट्रम ऑफ EMW ये देख रहे हैं अपन लोग, है ना। अब मैं ये बोलूं, और ये बात आपको पहले भी बता चुका था कि EMW का मतलब पुराने टाइम पर न्यूटन के टाइम तक सन 1600 तक या 1700 तक हम सिर्फ लाइट वर्ड जानते थे या फिर हीटिंग इफेक्ट, केवल दो ही जानते थे अपन लोग। अब बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रम में टाइप्स ऑफ EMW, स्पेक्ट्रम वर्ड किसके लिए यूज़ करा जाता है? जब भी हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें, मैंने टाइप्स बताने हो हमारे को, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी से अगर उनको चेंज करा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी वाइज डिफरेंशिएट करा जा रहा है या वेवलेंथ वाइज डिफरेंशिएट करा जा रहा है, तो उसको अपन स्पेक्ट्रम वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक बार लिख भी रहा हूँ, when things are differentiate by frequency or wavelength based, then it is called spectrum. Is called स्पेक्ट्रम। ठीक, तो जब अपने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करा कि ये इंफ्रारेड है, ये अल्ट्रावायलेट से, नाम तो सुने हुए हैं आपके, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर। मीन्स जो 7 तरह की रेस अपन जानते हैं, EMW हो सकती हैं और भी हों इन 7 के बाद, पर अभी तक तो जो अपन लोग जानते हैं 2021 तक, वो ही मैं स्पेक्ट्रम यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट जो अपन नाम लेते हैं नॉर्मली वो होती है रेडियो वेव्स। सेकेंड बात करूँ तो माइक्रोवेव्स, सबके बारे में सब कुछ डिटेल बहुत अच्छी कौन क्या क्या करता है। नेक्स्ट लूँ तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड नाम सुन रखा है बेटा आप सभी ने। वैसे विजिबल रेस है ना, जिससे हम लोग देखते हैं। ठीक, फिफ्थ की बात करूँ तो UV रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। सिक्स बात करें तो एक्सरे। लास्ट वन हो सकता है आगे तो और भी निकले, पर अभी तक हम लोग केवल ये ही जानते हैं, गामा रेस। जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नीचे जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। मीन्स मैं ये बोल सकता हूं, है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब है एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, energy increases as we move down। जो मैंने लिस्ट लिखी है, एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, E=H न्यू होता है, न्यू माने फ्रीक्वेंसी, है ना। तो और इसको याद रखने का तरीका क्या है, आप अपन ने कहीं ना कहीं 6th-7th क्लास में पढ़ा, UV रेस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय ओजोन लेयर। तो इसको जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे डेंजरस होती जा रही है ह्यूमन बीइंग के लिए, चाहे वो एक्सरे हो, गामा इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो इसका मतलब नीचे जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मीन्स एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और आपको ये बात पता है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने जो वेवलेंथ होती है, जो नेक्स्ट लिख रहा हूँ, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, है ना। ये वाले फॉर्मूले अपन छोटी क्लास से जानते हैं। मीन्स वेवलेंथ डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन। जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ही वैल्यू, इनकी वेवलेंथ कम होती जा रही है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है ना। तो रिमेंबर, नोट डाउन करें। फिर मैं लिस्ट चालू कर रहा हूँ बेटा, सबके बारे में एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे और गामा रे सब पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना। नोट डाउन करें इसको। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देख रहे हैं अपन रेडियो वेव्स।
सबका क्या क्या यूज़ है वो सब देखने वाले हैं। ठीक, तो फर्स्ट देख रहे हैं अपन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स तो सबकी मैं वेवलेंथ और रेंज कुछ लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले इट्स वेवलेंथ रेंज। वेवलेंथ रेंज इज 10 की पावर -1 मीटर टू 10 की पावर 4 मीटर, और कई बार कुछ ऐसे ही लिख दिया जाता है कि इट इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर -1 मीटर से ज़्यादा होती है इसकी वेवलेंथ। इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज 5 × 10 की पावर 5 हर्ट्ज टू 10 की पावर 9 हर्ट्ज के बीच में रहती है ना। बाद की बहुत इंक्रीज होती चली जानी है, याद करते हैं तो बेटर होगा, है ना। तो इसके बाद देख रहे हैं अपन इट इज प्रोड्यूस कौन करता है इसको, प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय LC ऑक्सीलेटर, है ना। आजकल तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं पर मोस्ट प्रॉब्ली जो यूज़ करा जाता है वो AC ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर मीन्स LC ऑक्सीलेटर, जो कहीं ना कहीं हम लोग आज के टाइम पर सेमीकंडक्टर LC ऑक्सीलेटर है हमारे पास, है ना। बहुत तरीके ऑक्सीलेटर है, जनरल नेम इज LC ऑक्सीलेटर, इसको प्रोड्यूस करता है रेडियो वेव्स को। फिर बात करें यूजेस की, तो इट इज यूज्ड इन रेडियो एंड TV कम्युनिकेशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो अगर बोला जाए तो इसका यूज़ आज के टाइम पर कुछ खास नहीं है रेडियो वेव्स का, क्योंकि रेडियो वेव्स बहुत दूर दूर तक नहीं जाती हैं। पर आज आपको पता होगा अपन फेसबुक, व्हाट्सअप, नेट, 5G, 4G, 3G सब यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर, दूर दूर कॉलिंग करते हैं। तो उसके अंदर रेडियो वेव से तो ये पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब है अपन ने यूजेस में ज़रूर देखा, पर ये ओल्ड टाइम का यूज़ है। मीन्स जो अपने पेरेंट्स थे उन्होंने अपने अर्ली टाइम पर इन वेव से ही TV को चलते हुए देखा है और रेडियो को चलते हुए देखा है। फिर आगे और भी जानकारी देने वाला हूँ, है ना। तो इसका यही यूज़ था। अगर आज के टाइम पर देखिए कि अपन इसका कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इन FM कर रहे हैं, इन FM, है ना, FM में कर रहे हैं। FM की जो रेंज होती है, FM समझ गए ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मैंने FM रेडियो जो आप लोग चलाते हैं, जिसकी रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो रहती है हमारे पास 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़, है ना। और की लिस्ट दिखाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेरे टाइम पर ज़रूरत पड़ती थी याद रखने की, क्योंकि आज के टाइम पर ना हमारे कोई जो भी चैनल्स आते हैं, सोनी TV, GTV, वो कुछ भी इससे नहीं चलते हैं। सबके अंदर माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, जो नेक्स्ट देखने वाले अपन पर। क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है इसलिए FM के बारे में बताया आपको, है ना, कि 88 फ्रिक्वेंसी से 108 के बीच में मेगाहर्ट्ज़ में चल रहा है। मेगाहर्ट्ज़ माने समझ गए होंगे 10 की पावर 6 हर्ट्ज़ में, जो इसकी रेंज में आ रहा है। ठीक, पर आपको ये भी पता होगा कि जो FM कोटा में चल रहा है वो आपके स्टेट्स में नहीं जा रहा, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं और छोटी छोटी जगहों पे ही चल रहा है। जोधपुर वाला जोधपुर में, कोटा वाला कोटा में, बॉम्बे वाला बॉम्बे में। तो इट्स मीन्स इसकी रेंज छोटी है ना। ठीक, या आपने वॉकी टॉकी सुना होगा, तो जो वॉकी टॉकी है उसमें भी किसका यूज़ हो रहा है, रेडियो वेव्स का। तो हमने देखा बहुत डिस्टर्बेंस आता है। तो उस समय जब TV रेडियो चला भी करते थे, मेरे टाइम पे चले भी हैं रेडियो वेव से, है ना, जो अपन देखेंगे सही टॉपिक के अंदर। तो उस समय इतनी क्लियरिटी नहीं थी जैसे आज आती है क्लियरिटी। बहुत डिस्टर्बेंस था जब रेडियो वेव से दूरदर्शन चला करता था हमारे टाइम पर, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी। ओल्ड एज में ही, ओल्ड टाइम पर ही यूज़ करा जा रहा था रेडियो वेव्स का, समझ गए होंगे बेटा। इसी पर रब करके ही लिख देता हूँ, है ना। तो रेडियो वेव्स आप लोगों ने नोट कर ली होगी। सेकंड देख रहे हैं बेटा अपन माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ लाई करेगी वो और छोटी हो गई, मीन्स -3 पर पहुंच गई। ठीक, तो ये थी इसकी कहीं ना कहीं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग हो गई, 10 की पावर 9 से ये 10 की पावर 11 हर्ट्ज़ पर पहुंच गई, मीन्स गीगा हर्ट्ज़ पर पहुंच गई थी हमारे पास। अब बहुत सारे यूज़ आने वाले थे, है ना। ठीक, तो इसको प्रोड्यूस किससे करा जा रहा था,
तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ वैक्यूम ट्यूब्स काम में ली जा रही थी, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो उनके कुछ नाम हैं, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड। गन डायोड, ठीक ठीक। अब इनके यूजेस की बात करें तो रेडियो, टीवी, कम्युनिकेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक वाया सैटेलाइट। मीन्स आज के टाइम पर जो भी चल हाँ बेटा, तो अपन ने इसका फर्स्ट यूज़ देखा कि रेडियो कम्युनिकेशन में हो रहा है इसका फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, वाया जैसे सैटेलाइट हो गया, जो आज मोबाइल कम्युनिकेशन चल रहा है वो भी सब कुछ इसी वजह से ही चल रहा है। तो इसका मतलब है आज के टाइम पर कितनी इंपॉर्टेंस है आप समझ ही सकते हैं। सेकंड बोलें तो इट इज़ यूज्ड इन रडार सिस्टम। रडार में यूज़ हो रहा था, रडार फॉर एरोप्लेन्स बोलते हैं अपन, है ना। तो आप लोग वैसे तो जानते होंगे कि रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मैंने रेडियो वेव्स यूज़ शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम पर करी गई, मीन्स 1930 और 40 के बीच में। पर उसके बाद अपन ने माइक्रोवेव यूज़ करना चालू कर दिया क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, डिफ्रैक्शन नहीं हो रहे थे, रियली में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही थी जो भी प्रोसेस है ना। तो इसका मतलब वहाँ पर यूज़ हो रहा था। सबसे बेस्ट यूज़ इसका आया हमारे पास, वो था माइक्रो ओवन। माइक्रो ओवन आज के टाइम पर जो हम देख रहे हैं, माइक्रो ओवन वो खाना कैसे कुक कर रहा है। माइक्रो ओवन में माइक्रोवेव का यूज़ हो रहा है, पर माइक्रोवेव इज़ नॉट गिवन द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट नहीं देती। अगर हीटिंग इफेक्ट देती तब तो फिर जो मेरे मोबाइल है मैंने पॉकेट में रखा होता तो वो गर्म हो जाता और फिर ब्लास्ट हो जाता या जल जाता। पर ऐसा आपने नहीं होते हुए देखा अपन लोगों ने। इसका मतलब है हीटिंग इफेक्ट नहीं देता। फिर आखिर माइक्रो ओवन काम कैसे करता होगा, तो एक बार तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ based on रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन लेता है, सबको समझा रहा हूं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स H2O इज 3 गीगाहर्ट्ज when we incident same frequency then vibration of water molecules increases due to resonance and produced heat and food cooked। समझा रहा हूँ, एक बार लिख दूँ फिर समझा रहा हूँ, है ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब हम माइक्रो ओवन में चाहे कुछ भी रखते हो, पॉपकॉर्न से रखते हो, चना रखते हो या कुछ भी खाना, आप मैगी वैगी कुछ भी रखते हैं, तो आपको वैसे तो वो बिल्कुल ड्राई दिखती है, पर आपको पता होगा जो भी अपने पास फूड है वो सभी के सभी सेल्स के बने हुए, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इसका मतलब है चाहे हमारे को बाहर से वो कैसे ही दिख रहे हो, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 3 गीगाहर्ट्ज़ होती है। अब अगर अपन ने 3 गीगाहर्ट्ज़ की ही फ्रीक्वेंसी उस पर अप्लाइड कर दी भाई माइक्रोवेव, तो आपको पता है रेजोनेटिंग कंडीशन होगी, जो अपन ने साउंड वेव 11th में पढ़ा था। तो रेजोनेटिंग कंडीशन से क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, उससे हीट प्रोड्यूस हुई और फिर वो खाना कुक हुआ। क्योंकि खाने को कुक होने के लिए गर्म होना ही जरूरी है, उसको हीट चाहिए। तो हीट कुछ इस प्रोसेस से चालू करी। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, नेट में भी पूछा गया है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, किस प्रोसेस पर माइक्रो ओवन काम करता है। तो रेजोनेटिंग कंडीशन इज द करेक्ट आंसर। तो दैट इज द यूज ऑफ माइक्रोवेव। इंपॉर्टेंस आप समझ ही गए होंगे, है ना। मोबाइल्स में गन डायोड यूज होता है, मोबाइल में गन डायोड यूज होता है। ये बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, जो जियो वीओ की जहाँ पर बड़े बड़े स्टेशंस हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। अपने मोबाइल्स में गन डायोड लगे हुए हैं जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, है ना, तो उसका यूज़ होता है। ठीक है ना बेटा, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा अपन अब। तो नेक्स्ट देख रहे हैं 3rd नंबर पर कौन सी लिस्ट ली थी। तो 3rd नंबर पर
हमारे पास आ जाएगा इंफ्रारेड, जिसके बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे यूजेस हैं जो अपन देखने वाले हैं। तो थर्ड ले रहे हैं अपन इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स देख रहे हैं अपन लोग, है ना। तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं अपन अब। इट्स वेवलेंथ रेंजेस, इसकी वेवलेंथ अब और छोटी हो गई, मीन्स इसकी वेवलेंथ -3 टू हो गई 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ होगी, माने और छोटी हो गई। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी थी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, मीन्स 10⁻11 हर्ट्स टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। सबकी रेंज बराबर है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे एक बार तो आपको रेंजें याद हो जाएंगी, है ना। बात करें कि क्या रेंजेस अपन को याद करनी होती है, तो नॉर्मली याद करनी नहीं होती, पर इस बार आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया था 2021 में कि एक्सरे की कौन सी वेवलेंथ की रेंज में लाई करता है, माने जो रेंज दे रखी थी उसका एक्सरे आंसर था। ठीक, प्रोड्यूस की बात करें तो इट इज़ produced by every warm body, ऐसे लिख देता हूँ, इट इज प्रोड्यूस बाई एवरी बॉडी इन यूनिवर्स। ये प्रोड्यूस बाई एवरी वार्म बॉडी, एवरी वार्म बॉडी मीन्स whole universe radiated it except those which lie at -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। पर आपको पता होगा, मीन्स चाहे मेरी बॉडी हो 37 डिग्री टेम्परेचर है तो मेरी बॉडी में से भी इंफ्रारेड निकल रही है, मे भी एक वार्म बॉडी हूँ, इस दीवार में से भी इंफ्रारेड निकल रही है, क्योंकि मैंने लिखा है एवरी वार्म बॉडी, क्योंकि कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। पर जिनका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस है वो एमिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सीज आउट हो जाते हैं। ऐसा अपन लोगों ने केटीजी में देखा है 11th क्लास के अंदर। पर आपको पता होगा हमको अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली है 2021 तक पूरे यूनिवर्स में जहाँ पर कि इतना लो टेम्परेचर हो। ठीक, तो इसकी वजह से मैंने लिख दिया कि सभी जने इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, अब इसका यूजेस देख रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट यूज देख रहे हैं, इट गिव हीटिंग इफेक्ट, सो इट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस मीन्स जिस पर अपन लोगों ने 11th में देखा था, कन्वेक्शन कंडक्शन जो देखे थे अपन लोगों ने, वो उस समय तक अपन हीटिंग इफेक्ट जो देता है वो इंफ्रारेड देता है। तो इसका मतलब है सनलाइट से जो अपन को गर्मी महसूस होती है, इट इज़ नॉट फॉर सनलाइट, उसके एक पार्ट होता है इंफ्रारेड जिससे हमारे को हीटिंग इफेक्ट आते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट वेव। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अपन ने 7th 8th क्लास में ऐसे वैसे सब कुछ देखे हैं, जीके के अंदर भी। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है जिसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज हो रहा है समय के साथ पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, एक बार हल्का सा डायग्राम बनाकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो सपोज करो ये हमारा अर्थ सरफेस है और यहाँ पर क्लाउड्स हैं, तो सन से रोशनी तो आती है पर फिर वो यहाँ पर क्लाउड से टकराकर यहीं पर बनी रहती है, इस वजह से हमारे यहाँ पर वार्मनेस बनी रहती है। आई होप समझे होंगे, मीन्स यूँ आई टकरा कर इधर ही, तो इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो गर्म बना रहता है। ठीक, समझे होंगे गर्माई किस वजह से हो रही। फिर अभी पॉल्यूशन ज़्यादा होने लगा है तो क्लाउड्स नियर बाई नीचे बनने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड के, सल्फर डाइऑक्साइड के, तो जो सरफेस है वो ज़्यादा हीटअप होने लगी है। ठीक, समझे होंगे, है ना। सेकेंड यूज़ की बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, है ना। रिमोट्स में यूज़ हो रहा है, जितने भी तरह के रिमोट है, चाहे टीवी का हो,
चाहे एसी का हो, माने कोई भी रिमोट हो, उसी में हम इसी का ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ये भी एसी का रिमोट है, तो आपने देखा होगा इसके आगे एक बल्ब दिख रहा है, एलईडी लगी हुई है ट्रांसपेरेंट, इसमें से इंफ्रारेड निकलती है। तो इसका मतलब जो भी रिमोट्स हम यूज़ कर रहे हैं या दूर से ही कोई भी चीज़ वर्क कर रहे हैं, उसमें वो इंफ्रारेड का ही यूज़ कर रहे हैं अपन लोग, इंफ्रारेड का ही। तो टीवी में और इसमें यूज़ हो रहा था। ठीक है, नोट डाउन करें एक बार। ठीक, थर्ड एप्लीकेशन ले रहा हूँ, सभी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंफ्रारेड के यूजेस बहुत सारे हैं। ठीक, थर्ड देख रहे हैं अपन लोग इसका यूज़। इट इज़ यूज्ड इन नाइट फोटोग्राफी। नाइट फोटोग्राफी में यूज़ हो रहा है, नाइट फोटोग्राफी, बिकॉज इट passing through frost and mist, fog और mist, धुंध में से भी आगे से आसानी से चली जाती है। आज के टाइम पर तो फिर बहुत ही यूज़ देखने वाले हैं। जैसे कि पहले के टाइम पर, हमारे टाइम पर जब मैरिज हुआ करती थी तो दूल्हा दुल्हन के ऊपर रोशनी डालनी पड़ती थी उनके फ़ोटो लेने इसके लिए। पर आज आप कई बार मैरिज में जाते होंगे, वहाँ पर अंधेरा हो तो भी वो फ़ोटो कैप्चर कर रहे होते हैं। तो कैप्चर जो है वो इंफ्रारेड कैमरेज होते हैं, जिससे वो कैप्चर कर रहे होते हैं उनके फ़ोटो को, जिसमें अब लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्लियर फ़ोटोज़ आ जाते हैं। तो वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपन लोग। इनके यूज़ प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पर है वो समझा रहा हूँ। जैसे कि मेरे टाइम पर जब मैं सर्वाइवल छोटी क्लास में था, सर्वाइवल देखा करता था दूरदर्शन पर, तो उसमें नाइट के अंदर अगर जानवरों के बारे में बताते थे उस सर्वाइवल के अंदर, तो जैसे कोई हिरण का झुंड है तो उस समय कोई ना कोई पेड़ पर बैठा रहता था उस हिरण को देखने के लिए, शेर को देखने के लिए। तो उनके ऊपर जब लाइट गिरती थी तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर रोशनी दिखने लगती थी और उनको पता लग जाता था कोई बैठा है, तो सारे भग जाते। इसका मतलब ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे थे। पर आज के टाइम पर क्या होता है, डिस्कवरी चैनल में आपने देखा हो, एक कैमरा रख कर आ जाते हैं जो बहुत अच्छे से एक फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है कि जानवर क्या कर रहे हैं, नाइट में किस तरीके की उनकी नॉलेज अपन को गेन करनी है। तो वहाँ पर आज अपन नाइट फोटोग्राफी में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में मैंने एक बार उसमें बताया गया कि जो बिल गेट जो भी है नाम मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर, उसको कोई चीज़ दीवार तोड़कर जानी थी, कांच को तोड़कर, पर उधर कुछ दिख नहीं रहा था, बिल्कुल डार्क था। तो उसने बोला, मैं एक बार उसने कैमरा निकाला, कैमरे से चेक करा तो पता लगा कि वहाँ पर तो एक पूरी लिफ्ट है और पूरी सुरंग बनी हुई है, माने अगर वो तोड़ के कूदता तो पता लगता वो नीचे चला जाता। तो इंफ्रारेड से अंधेरे में भी हम आसानी से देख सकते हैं, इसलिए नाइट फोटोग्राफी में इंफ्रारेड का यूज़ करा जाता है। आई होप समझे होंगे। ठीक है ना, फिर और भी समझा रहा हूँ। द स्नेक है ना, जो सांप होता है, देखते तो और भी जानवर हैं, पक्षी हैं, पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा स्नेक। द स्नेक सी द वर्ल्ड, सी द वर्ल्ड बाय यूजिंग इट। तो देखता कैसे वो भी समझा रहा हूं, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट रेडिएट इंफ्रारेड है ना। और वही हमारा कैमरा करता है। कैमरा भी कैसे करता है, तो पहले तो स्नैक से समझा देता हूँ। स्नैक जो देखता है, हम तो विजिबल पार्ट से देखते हैं, वो देखता है इंफ्रारेड से। तो सपोज करो अभी इस रूम के अंदर स्नैक आ जाता, तो जो मेरी बॉडी 37 डिग्री का टेम्परेचर है, मेरी बॉडी में से इंफ्रारेड निकल रही होती, जिससे मेरा एक इमेज बनती उसकी आइज़ के अंदर इंफ्रारेड की हेल्प से, जो थोड़ा रेड लुक भी रखती है, रेडिश लुक भी रखती है ना। जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल के ऊपर सांप को चूहे को पकड़ते हुए दिखाते हैं, तो सांप की आइज़ से दिखाते हैं, चूहे के चारों तरफ थोड़ा सा रेडिशनेस दिखाते हैं। जिसको आप चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं। इंफ्रारेड को वैसे तो हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, रिमोट ले लें और मोबाइल का कैमरा ऑन कर लें। फिर जैसे ही मैं इसके बटन दबाऊंगा, है ना, रिमोट के, तो आपको वहाँ पर ब्लिंक नज़र आएगा रेड कलर का, जिससे पता लगेगा कि हाँ आपका रिमोट सही काम कर रहा है, क्योंकि उसमें से इंफ्रारेड एमिट आउट हो रही है। ये वाला जो बल्ब है वो ख़राब नहीं हुआ है। आई होप समझे होंगे, है ना। इस तरह से अपन देख सकते हैं कैमरा, मोबाइल के कैमरे को ऑन करके रेडिश इम्पैक्ट देता है। तो वही हमारे कैमरेज कर रहे हैं आज के टाइम पर, जिसमें भी इंफ्रारेड कैमरा है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, जब फोटो क्लिक करते हैं, अभी जो नॉर्मल कैमरेज हैं उसमें तो विजिबल लाइट से, जो इसका बात देखने वाले हैं उसकी हेल्प से बनाते हैं।
पर जो नाइट फोटोग्राफी इंफ्रारेड वाले कैमरे से यूज़ करेंगे तो इंफ्रारेड कैमरा क्या करेगा, अपनी जो हीट जा रही है मेरे ऑब्जेक्ट की, मैंने मेरी बॉडी में से इंफ्रारेड, उससे वो कैप्चर करता है इंफ्रारेड रेडिएशंस को और फिर वो फोटो के फॉर्म में अपन को इमेज की फॉर्म में दिखा देता, वीडियो या फोटो जो भी अपन ने खींची होती। तो आई थिंक समझिए होंगे कि वो जो रेडिएशन है उनको ही कैप्चर कर रहा है और फिर वो देख पा रहा है उसको। ठीक, समझ गए होंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट यूज़ देख रहे हैं अपन अब, है ना। तो नाइट फोटोग्राफी में यूज़ हो रहा है, इसका यूज़ और किस में हो रहा है, टीवी रिमोट में यूज़ हो रहा है। फिफ्थ यूज़ देख रहे हैं, है ना। इट इज़ यूज्ड इन नाइट फोटोग्राफी, ओ सॉरी, इट इज़, वो तो बता चुका था, इट इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट वेल। पर पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस भी क्या है, उनको खाना बनाना। आज अपन को चाय भी बनानी हो तो हमारे को हीट देनी होती है, उससे हीट लेने के बाद कुछ कोवैलेंस बॉन्ड टूटती है, चाय की, दूध की, शक्कर की, और कुछ रिएक्शन करके ब्राउन कलर हो जाता है मिल्क का, उन्हें टी प्रिपेयर हो जाती है। तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं, मीन्स जैसे रोज़ का प्लांट हो गया या वीट के प्लांट्स हो गए, तो उनको भी ग्रो करने के लिए हीट चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ कोवैलेंस बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स टूटेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सन से इंफ्रारेड आ रही है उससे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता। ठीक है ना, ठीक। इट इज यूज्ड टू सी इनविजिबल painting on ancient walls। ठीक, अब क्योंकि डस्ट में से भी निकल जाती है, तो अगर कोई पुरानी दीवार है किसी फोर्ट की, किले की, तो अब एक तो हम वॉल को तोड़ दें, पर अगर उस पर धुंध लगी हुई थी तो जो भी रिसर्चर होते हैं वो एक बार उस पर इंफ्रारेड डालते हैं। तो इंफ्रारेड डालते हैं तो अगर उसके पीछे कोई पेंटिंग वेंटिंग थी जो हमारी आई से नहीं दिख रही थी, वो जैसे ही इंफ्रारेड डाला उसने वहाँ पर उसको कैप्चर कर लिया और बताया नीचे नहीं, बाहर कोई पीछे मूर्ति है या कोई पीछे पेंटिंग बनी हुई है। तो उसको हम इंफ्रारेड से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी विजिबल आई से उनको कई बार देखना पॉसिबल नहीं होता। इट इज़ यूज्ड इन हीट लैम्प by doctors to give relief in muscular pain, है ना। तो ठीक, इसको भी समझा रहा हूँ। देखो, अपन को कई बार मस्कुलर हड्डी टूट गई या कहीं पे जाम हो गया, हाथ ढंग से वर्क नहीं कर रहे, तो अपन को वो जो डॉक्टर होता है या तो वो रेफ़र करता है कि आप इसको थोड़ा गर्म सेक करें इसका, तो ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम घर पर गैस चूल्हे पर कोई गैस, मैंने कोई ना कोई बर्तन रख कर उसको गर्म करके फिर टच करते हैं। तो क्या जब हम डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी ऐसा करेगा क्या, तवे पर कपड़ा गर्म कर करके लगाएगा? नहीं ना। तो उनके पास एक डिवाइस होता है जिसको बस अपन यू बोल रहे हैं हीट लैम्प। तो उसका कोई एक लैंप जैसी चीज़ होगी जिसको यहाँ पर रोटेट करेगा। मान लो इधर पेन हो रहा है तो इस पर टर्न करेगा, थोड़ी देर में हीटअप होगा, मेरे ब्लड जो सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा और पेन में रिलीफ मिलेगा। तो वहाँ पर यूज़ हो रहा है इसका। ठीक, समझे होंगे, है ना। ठीक, एक और बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा सा है। इट इज़ बोले तो इट मेक्स the earth warm even in night because it never go back to space when once it come from sun। मीन्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लाउड्स भी बनाए थे, थोड़ा बात समझाने की, है ना, थोड़ा जस्ट ऐसे ही समझा रहा हूँ। देखो, ऊपर से सन से इंफ्रारेड रेस आ तो जाती है जिससे गर्माई महसूस होती है ना, वो इंफ्रारेड पार्ट से गर्माई महसूस होती है। आती तो सभी रेस हैं, जितनी भी 7 रेस लिखी हैं, इट्स कम फ्रॉम सनलाइट, सभी आ रही हैं। धीरे धीरे पहचानना चालू करा अपन ने, और फिर उनकी डिवाइसेस बना दिए, है ना, जैसे इंफ्रारेड के लिए बना दिए रिमोट के अंदर, है ना। ठीक, इसी तरह से माइक्रोवेव सब आ रही थी हमारे पास। तो जो ये होता क्या है कि ये आ तो जाती हैं
सन से इंफ्रारेड, पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है मैंने ट्रोपोस्फियर जिसमें क्लाउड फ्लाउड सब कुछ है, वो इसको वापस से क्रॉस करके स्पेस में नहीं जाने देती। तो इसका मतलब है ये यहीं टकराती रहती है जिग-जैग मोशन में, जैसे भी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था। तो इस तरह से जो हमारा अर्थ का जो रात का टेम्परेचर है वो भी वैसा ही बना रहता है, पर मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेयर हमारे जैसा हैवी नहीं है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर में बहुत फ्लैक्चुएशन है। दिन का टेम्परेचर अगर वहाँ 50-60 डिग्री है तो रात का टेम्परेचर -90 है। अगर हमारे साथ भी ऐसा होता, दिन में आती फिर वापस बाहर चली जाती, तो रात के टेम्परेचर हमारे भी तो माइनस में हो जाते, दिन का 40 तो रात का -40, तो सर्वाइव कैसे करते। अभी तो थोड़ा बहुत फर्क रहता है, तो वो इसका मतलब वो यहीं बनी रहती हैं, इसलिए ऐसा होता है। एक थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे जो कांच होते हैं, ग्लासेस जो कार में लगे होते हैं या कहीं पे भी ग्लासेस, वो इंफ्रारेड को अंदर आने तो देते हैं पर वापस से जाने नहीं देते। इसलिए हमारी कार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है अगर वो सन में कहीं पे खड़ी रहे तो। इसलिए बोला जाता है कि अगर सनलाइट में खड़ी हुई है तो थोड़ी देर गाड़ी को कांच को ओपन रखें जिससे इंफ्रारेड बाहर चली जाए, उसके आप क्लोज करके यूज़ करें। कई बार तो कुछ बच्चों की तो डेथ ही हो गई है कि कुछ जने या बच्चे ही खेलते खेलते अंदर लॉक हो गए थे, फिर वो सन में खड़ी थी, इंफ्रारेड आई, टेम्परेचर बढ़ता चला गया, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे ब्रेन के सेल्स ये सब काम करने बंद कर देंगे। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। ठीक, तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ इंफ्रारेड, नोट कर लें बेटा, है ना। ठीक है ना। तो हमारे जो ग्लास हैं वो भी अलाउ तो कर देते हैं पर वापस से जाने नहीं देते। ठीक, तो ये पढ़ा अपन ने इंफ्रारेड। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी बोलते हैं क्योंकि इसी से, तो इसका मतलब जो भी चीज़ गर्माई महसूस हो रही है सब इसी से ही महसूस हो रही है हमारे को। ठीक, अब देख रहे हैं अपन विजिबल रेज, है ना। 4th नंबर पे देख रहे हैं अपन बेटा, 4 देख रहे हैं विजिबल रेज जिससे हम लोग देखते हैं ह्यूमन बीइंग। इट इज वेवलेंथ इज रेंज जो थी वो अब और छोटी हो गई थी, 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻⁻7 मीटर के अंदर। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो इंक्रीज हो गई थी 4 × 10⁻14 टू 7, है ना। इसको याद करना भी आसान है ना, और याद भी थोड़ा रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस जगह काम आती है। तो विजिबल रेज देख रहे हैं, इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन इंफ्रारेड, है ना। सांप इंफ्रारेड से देखता है, हम विजिबल रेज से देखते हैं। प्रोडक्शन को समझाना ज़्यादा तो नहीं चाहूँगा पर ठीक ठीक लिख देता हूँ। प्रोडक्शन, it is produced when electrons or atom are in excited state and come back to its ground state in time about 10⁻⁹ second and emit it। ठीक है, एक तो अपन लोगों ने प्रोडक्शन देखा ही है, जैसे जो भी रोशनी पैदा करते हैं, है ना, लाइट करने वाले लैंप हो गए, बल्ब हो गए, जो आपने देखा है ना, कोई भी चमकीली चीज़ जिनको इनकैंडिसेंट भी बोलते हैं अपन लोग, चमकीली चीज़ें। ठीक, सनलाइट सबको देखी है, पर हल्का प्रोसेस, मोस्ट प्रॉब्ली प्रोसेस क्या है वो थोड़ा समझा रहा हूँ कि देखो अभी यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रही हैं जिसकी रोशनी मेरे कपड़ों पर आकर गिर रही है। जो एनर्जी गेन करके जो मेरे एटम्स हैं या मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होकर अपर लेयर में जाते हैं, है ना, किसी भी अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाते हैं एनर्जी लेवल्स पर। और जब वो वापस से आते हैं तो जब वो आ रहे होते हैं लगभग इस टाइम के नियर अबाउट, तो वो इंफ्रारेड जैसा जिसका कलर है ब्लू कलर है, इस पर भी एनर्जी गिर रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर अभी लाइट बिल्कुल बंद हो जाए तो क्या आप लोग मुझको देख पाएंगे? क्या नहीं देख पाएंगे ना। तो इसका मतलब है ये इसका प्रोडक्शन का तरीका है कि जो हमारे एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं बाई गेनिंग द एनर्जी, है ना। तो ज़्यादा डीप नहीं ले जा रहा, बस ठीक था। यूजेस की बात करें तो इससे बड़ा यूज़ क्या हो सकता था? इट इज़ that small part of
EMW by which human being see the universe या see the world, see the wonderful world, है ना। तो आज हम जो दुनिया को देख पा रहे हैं वो हम किसकी हेल्प से देख पा रहे हैं? विजिबल रेस की वजह से। जो किसी टकरा कर आती है, कोई एमिट कर रहा होता है, तो हम विजिबल रेस वाली चीज़ों को ही केवल देख पाते हैं, हमारा रेटिना देख पाता है उसको। अब इससे बिगेस्ट यूज़ तो कुछ हो नहीं सकता था हमारे पास। तो ये थी विजिबल लाइट्स, है ना। लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। और आपको पता होगा अगर ये हम देख ही नहीं पाते दुनिया को तो फिर कोई मतलब ही नहीं जाता कोई भी चीज़ पढ़ने का। आई थिंक समझे होंगे। रेंज भी थोड़ी सी रिमेंबर रखें, विजिबल रेस काम आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हाउ इट इज प्रोड्यूस दैट इज जस्ट रिमेंबर, नहीं तो आपने पढ़ा तो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, है ना। जब भी वो फर्स्ट शेल में गिरते हैं एनर्जी लेवल के, दे एमिट द सेकंड लेवल पे गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्मर सीरीज। तो हमारे को नज़र आती है ना, पढ़ रखा है वहाँ पर आप लोगों ने। तो वही इसका प्रोसेस समझाया है मैंने, ठीक है ना। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। ठीक, थोड़ा सा और बताना चाहूँगा विजिबल रेस के अंदर। तो विजिबल रेस में अपन अब नेक्स्ट देख रहे हैं, ये थोड़ी सी कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस। तो अपन देख रहे हैं एक विबग्योर, है ना, सबका देखा हुआ है विबग्योर वर्ड, है ना, विबग्योर। इसको विबग्योर माने कलर तो आप जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। रेड को रेड भी इसलिए नाम दिया गया बिकॉज इट इज क्लोज टू द इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के क्लोज था। और उसको वॉयलेट इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज क्लोज टू द यूवी रेज। इट मीन्स वॉयलेट कलर हैज मोर फ्रीक्वेंसी, मोर एनर्जी। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। तो सबसे रेड कलर की बात करूं तो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से, मीन्स लीस्ट। हाँ तो बेटा ठीक है। तो सबसे लीस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेड कलर की होती है, और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे वॉयलेट कलर की होती है, क्योंकि वो यूवी रेस के पास है, इसलिए अपने वॉयलेट नेम रखा इसका, है ना। रेड कलर तो इतना ज़्यादा वीक फ्रीक्वेंसी रखता है कि ये हमारी जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं, वो माने जो डेवलप करते हैं अपने नेगेटिव, है ना, फोटो बनाते हैं अपन लोग, उसको भी इफेक्टेड नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कि जब कभी कैमरामैन फ़ोटो डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर रेड कलर ग्लो करके रखते हैं। रेड कलर में तो हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते, है ना। वैसे इंपॉर्टेंस सबकी अपनी अपनी जगह है, पर ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पढ़ा। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी होती है कि आवर आई इज़ सेंसिटिव, most sensitive means most sensitive for green yellow color, green yellow color of wavelength 5550 एंगस्ट्रॉम लिखूं, या मैं बोलूं 555 नैनोमीटर। इसके लिए हमारी आइज़ बहुत सेंसिटिव होती है। यही कारण है कि जो फेयर या मेले लगते हैं, जैसे कि हरिद्वार में लगा था अभी, है ना, तो वहाँ पर बच्चों के लिए बोला जाता है कि आप उनको ग्रीन येलो कपड़े पहनाएं। ऐसे वो इस माइक पर भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत घूमते हैं, इधर उधर मिस आउट हो जाते हैं। क्योंकि ग्रीन या येलो कलर किसी ने पहना होगा तो ज़रूर हमारी निगाह उस पर पड़ेगी, किसी ना किसी की निगाह जरूर पड़ जाएगी, क्योंकि आवर आई इज़ मोर सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव फॉर दीज टू कलर, ग्रीन एंड येलो कलर। ठीक, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ विजिबल रेज। ठीक बेटा, अब इसके बाद अपन देख रहे हैं, अपन लोग यूवी रेज पढ़ने वाले हैं। तो इट मीन्स अब 5th नंबर पर अपन देखने वाले हैं अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। तो 5th नंबर पर देख रहे हैं अपन लोग यूवी रेज, है ना। इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। इट्स वेवलेंथ रेंज जो हुई वो अब थोड़ी सी और ज़्यादा कम हो गई, मीन्स 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर हो गई। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 से इंक्रीज होकर 10⁻15 हो गई, 10⁻15 हो गई। ठीक, यूवी रेस की। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें अपन लोग
कि इसको कैसे, तो देखो एक चीज़ तो ये याद रखनी चाहिए कि जितनी भी तरह की वेव्स पढ़ा रहा हूँ या हमारे लिखी हुई हैं वो सब सन से आ रही थी, सन से आ रही थी। हमने धीरे धीरे प्रोडक्शन करना खुद ने भी चालू करा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क है ना, जिसको समझ, स्पार्क को अपन लोग आर्क भी बोलते हैं और वेल्डिंग बोल दूँ, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो आप लोगों ने देखा ही है कि जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है उसको कुछ कांच लगाकर फिर उसके अंदर वियरिंग कर रहे होते हैं, माने वेल्डिंग कर रहे होते हैं, है ना। तो वेल्डिंग के अंदर एक्चुअली यूवी रेस निकलती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, वो आपको पता भी है। ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसके यूजेस देख रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन वाटर प्यूरीफायर, है ना। तो आज के टाइम पर जो वाटर प्यूरीफायर आते हैं एक्वागार्ड और इसके अंदर, बिकॉज इट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इस वजह से अपन लोग वाटर प्यूरीफायर में यूज़ कर रहे हैं ना, लाइट लगा के दी जाती है उसके अंदर। वैसे सेकंड यूज लिखें तो इट इज़ यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ कर रहे हैं फॉर शॉर्ट टाइम। जैसे कि आज के टाइम पर फ्रिज आने लगे हैं ऐसे हमारे पास, और या बोलें रिलायंस फ्रेश, है ना, रिलायंस फ्रेश बिग बाज़ार, वहाँ पर अपन रिलायंस फ्रेश लिख रहा हूँ। वहाँ पर आज के टाइम पर ऐड भी आ रहे हैं कि जो फूड है, जो आपकी वेजिटेबल्स है, वो 30 डेज तक फ्रेश बनी रहेंगी। तो उसके अंदर एक्चुअल में उस बॉक्स के अंदर जहाँ पर अपन सब्जी वब्जी रखेंगे, वो चीज़ उस पर जगह पर जो बंद करने के बाद, वो बटन दबाने के बाद यूवी रेस निकलती हैं और वो हमारे फूड को, छोटे मोटे कीटाणुओं को मारती है, जिससे वो हमारे जो फ्रेश बने रहते हैं फूड और ये सब कुछ। वैसे ही थर्ड यूज़ देखें यूवी रेस का, तो इट प्रोवाइड विटामिन डी। ठीक 6-7 क्लास में थे तब हमने पढ़ा था कि विटामिन डी इज प्रोवाइड फ्रॉम सनलाइट। पर अब बात पता लग रही है कि सनलाइट का जैसे गर्माई किससे महसूस होती है हम लोगों को, इंफ्रारेड से, सनलाइट के एक पार्ट से। वैसे हम लोग देख क्यों पाते हैं सन में, क्योंकि वो विजिबल रेस भी क्रिएट करता है। वैसे ही वहाँ से यूवी रेस आती हैं जो हमारे को विटामिन डी देती है, वो हमारे को विटामिन डी देती है। ठीक। फोर्थ, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हाई फ्रीक्वेंसी of UV rays come from sun and protect its harmful effects, जैसे कि हमारे को स्किन कैंसर हो सकता है ना, तो उससे प्रोटेक्ट करती है, पर लो फ्रिक्वेंसी को अलाउड करती है। बट अलाउ लो फ्रिक्वेंसी टू रीच अर्थ सरफेस पर आ सके, तभी तो बेटा अपन को विटामिन सी मिलेगा। पर विटामिन सी ऐसा नहीं कि मेरी इस एज में आकर विटामिन डी की ज़रूरत है। पर 6 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, 6 ईयर से कम छोटे होते हैं, 1 महीने के, 2 महीने के, 4 साल के, 2 साल के, उनको अपन को सन में रखते हैं अपन लोग, थोड़े बहुत सन प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा हो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मॉर्निंग में या इवनिंग के टाइम पर अपन लोग धूप देते हैं, जिससे कि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो, क्योंकि विटामिन डी से हमारे बोन्स हैवी होते हैं ना, स्ट्रांग होते हैं, इसलिए, है ना। ठीक, और नहीं रखते तो कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं। यहाँ तक कि विटामिन डी अगर किसी बच्चे को कैंसर हो जाता है तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, है ना, कि आगे ठीक हो जाएगा, तो उसको विटामिन डी अगर 6 साल तक नहीं देंगे तो फिर वो बच्चा बहुत कमज़ोर रहेगा, गिरते उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो वहाँ पर फिर उस तरह की जो जितनी रेंज की चाहिए होती है, वहाँ पर वो लाइट जला कर रखते हैं लैम्प की फॉर्म में, जो उसको कुछ 1-2 घंटे तक देते रहते हैं, जिससे कि जब वो ठीक हो तो उसको विटामिन डी जितनी हड्डियाँ मजबूत हो जाए उसके अंदर, है ना। ठीक। तो इसके 4 यूजेस देख लिए अपन लोगों ने, कुछ यूजेस और बता रहा हूँ बेटा, है ना। तो ठीक, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन अब। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो भी इम्पॉर्टेंट है, 5th यूज़ वो देख रहे हैं अपन। तो 5th यूज़ में बात करूँ तो इट इज़ यूज्ड टू सी इनविजिबल राइटिंग,
इनविजिबल राइटिंग एंड टू चेक द फोर्ज डॉक्यूमेंट, फोर्ज माने फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए कागजात का, एंड सिग्नेचर्स। ठीक समझा रहा हूँ अभी सब कुछ, है ना। इसका जो इम्पैक्ट आता है वो तो एक तो ब्लू कलर का आता है ना, और इंफ्रारेड का बताया था रेडिश आता है, वो बताया था ना एग्जांपल, ब्लिंक करेंगे तो रेडिश। तो देखो अपने पास कुछ टाइम पहले, आज से 3-4 साल पहले, अपने जो नोट्स थे वो बैन हुए थे ना, 500 के नोट बैन कर दिए गए थे। वो इसलिए कर दिए गए थे क्योंकि उस समय जो 500 के नोट थे उसमें चेक करने के लिए इंफ्रारेड यूज़ करी जाती थी। तो उसमें हमारे कुछ नोट्स में कुछ लिखा हुआ था, मैंने जो नोट थे 500 के नोट, उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जब उसके ऊपर इंफ्रारेड गिरेगी तो उसको रीड कर लेगी कि क्या लिखा हुआ है। अगर उसने रीड कर लिया तो सही है, नहीं है तो नकली है। पर जो इंफ्रारेड आपने देखा कि उसको टीवी रिमोट इनमें भी यूज़ कर रहे हैं, तो आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने इतना उसके अंदर वो गेन कर लिया परफेक्शन कि उन्होंने अब हमारे 500 के नोट पर, नकली नोटों पर भी इंफ्रारेड से वो चीज़ लिख डाली। तो हमारे जो एटीएम थे या जो मशीन थी चेकिंग करने वाली, वो भी उस नकली नोट को करेक्ट बोलने लगी। इस वजह से उसको बैन करा गया। और आज के टाइम पर जो 2000 के नोट्स हैं हमारे, या 500 या 200 के जो भी नोट्स हैं, 200 के, उन नोट के अंदर आज के टाइम पर हमने इनविजिबल चीज से कुछ लिख रखा है, वो तभी रीड आउट होगा जब उस पर यूवी रेज गिरेगी। इसी वजह से जो न्यू एटीएम है उनमें ब्लू लाइट ब्लिंक करती है ना, और पुराने वाले में रेड करती थी। और कहीं ना कहीं फोर्स डॉक्यूमेंट से सिग्नेचर का कैसे पता करते हैं, क्योंकि बहुत हाईटेक है ना, यूवी रेज बहुत ज़्यादा हाईटेक होती है। तो मान लो मैंने किसी चेक पर सिग्नेचर करे, है ना, किसी चेक पर मैंने अगर सिग्नेचर करे हैं तो जरूर मेरे कुछ थंब के निशान पड़े होंगे उसके ऊपर। तो उसको चेक, यूवी रेस चेक कर लेगी मेरे वाले थंब से उसके वाले थंब को, जो उसके अंदर की जो एक, क्योंकि इसके ऊपर जो एक बार प्रिंट आउट मेरा हाथ लग गया था सिग्नेचर करते समय, वो ऑलवेज उस पर प्रिंटेड रहेगा जब तक कि वो फट नहीं जाता। तो ऐसे चेक होता है। बताना बहुत कुछ सकता हूँ पर ठीक है, इतना इनफ था। तो ये थी यूवी रेस, है ना, इनविजिबल राइटिंग को पढ़ने के काम आती है, प्लीज़ रिमेंबर रखें, है ना। नीट लेवल पर तो स्पेशली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स आए हैं ऐसा नहीं है, एम्स लेवल पर, आईआईटी में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल वाइज, जो देखेंगे अपन थर्ड पार्ट में। ठीक, तो ये थी यूवी रेस। अब अपन देख रहे हैं 5th नंबर पर एक्सरे, 6th नंबर पर देख रहे हैं अपन लोग एक्सरे, देख रहे हैं अपन अब 6th नंबर पर, है ना, एक्सरे देख रहे हैं, जो भी डेंजरस ही है ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो इट्स वेवलेंथ रेंज की बात करूं तो ये और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई। जो इसकी वेवलेंथ थी वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻11 मीटर तक चली गई, समझ में आ गई। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज थी वो 10⁻15 to 18 पहुँच गई, 18 पहुँच गई, है ना। वैसे तो इसकी रेंज थोड़ी सी और बढ़ी हुई है आज के टाइम पर, तो -13 लिख देता हूँ। प्रोडक्शन की बात करें तो व्हेन highly accelerated electrons strike to heavy metals से जब स्ट्राइक करते हैं लाइक टंगस्टन, तो उस समय हमारे एक्सरे प्रोड्यूस होती है। वैसे भी अपने आप में आईआईटी में तो चैप्टर है पूरा एक्सरे का, तो वहाँ पर उस पूरी बातों को समझते हैं कि वो आकर जो हाईली एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में आता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है कन्वर्ट इनटू रेडिएशन फॉर्म ऑफ एक्सरे। ठीक, यूजेस की बात करें तो इसके यूज इतने कुछ बड़े नहीं थे कि आपको रिमेंबर ना हो, सब छोटी क्लास से देख कर आ रहे हैं, है ना। तो एक तो ये लिख देता हूँ, इट इज़ डेंजरस फॉर अस इफ कम if come in contact for लॉन्ग टाइम। अगर बार बार में अगर अपन एक्सरे के कांटेक्ट में आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कैंसर वैंसर या कुछ भी म्यूटेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं अपन लोग, है ना। इसी वजह से जितनी भी एक्सरे की शॉप्स होती हैं, जो वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में भी देखेंगे अपन लोग, उन पर लेड पॉलिश होती है, जिससे जो भी एक्सरे की मशीन से निकल रही है वो कोई पड़ोस की कोई शॉप पर वो एक्सरे ना जाए, है ना। तो लेड पॉलिश होती है उनके ऊपर।
ठीक। और अगर बार बार में अगर आपका एक्सरे हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपन को मेडिसिन दी जाती है जिससे कि एक्सरे का इम्पैक्ट कम पड़े हमारे ऊपर। ठीक। अब यूज में लिख रहा हूं, इट इज यूज्ड टू सी फ्रैक्चर इन बोन्स, फ्रैक्चर इन बोन्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोन्स में से तो एक्सरे नहीं निकल पाती, पर जो उसका फ्लैश होता है, मास होता है, उसमें से निकल जाती है, इसलिए वो एक्सरे का प्रिंट आउट आ जाता है हमारे पास, है ना। इट इज यूज्ड इन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट बोल दें या रेलवे स्टेशन बोल दें, टू सी स्मगलिंग आइटम्स, है ना, वो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, तो उनको चेक करने में काम आ रहे हैं, फ्रैक्चर्स चेक करने का हमारे, वो क्रैकिंग चेक करने का आ रही है। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज टू सी क्रैक्स इन मेटल, वहां पर भी यूज हो रहा है बेटा इनका, है ना। क्योंकि सपोज करो अगर मेरे को किसी मेटल से शिप बनाना है तो बहुत सॉलिड सॉलिड अपन को मेटल लेने होंगे जो ऊपर से लग सकते हैं बिल्कुल सॉलिड हो, पर अंदर अगर क्रैक्स रह गया तो आप जानते हो सी की, समुद्र की, ओशन की कितनी ताकत होती है, वो जहाज को ही तोड़ देगी उस क्रैक से। तो वहां पर चेक करते हैं अपन लोग। एंड इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल, इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, है ना। तो जैसे आप लोगों ने वो देखा है बीसी, सॉलिड स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में देखा है आपने, उसके अंदर जो बीसीसी पैकिंग है, एफसीसी पैकिंग, इज ऑल एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, और उसी से उन्होंने वो सब इमेजेस बनाई। ठीक, तो ये थी हमारी एक्सरे। ठीक, नेक्स्ट ले रहा हूँ बेटा, है ना, नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, लास्ट, दैट इज कॉल्ड गामा रेज। गामा रेज देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, डेंजरस तो ये है ही सही। इट्स वेवलेंथ जो थी अब वो 10 की पावर -13 से भी डिक्रीज हो गई थी, 10⁻², थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ, टू 10 की पावर -18 मीटर, या कई बार बुक्स में लिखा होता है हमारे पास लेस देन 10 की पावर -13 मीटर। ठीक, जिसकी फ्रिक्वेंसी थी इंक्रीजेज फ्रॉम 18 to 22 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गई। प्रोडक्शन की बात करें, गामा रेस पूरे सब जगह से ही आ रही है, गामा रेस, है ना, सन, वन, स्टार सब जगह से आ रही है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कहाँ पर हो रही है तो आपको पता ही है, सन, स्टार्स, जितने भी तरह के स्टार्स हैं, है ना, वहाँ पर बात करें या अपनी बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी जहाँ पर भी न्यूक्लियर की रिएक्शंस होंगी तो वहाँ पर गामा रेस निकलेगी। ठीक, यूजेस की बात करें तो कुछ खास यूज अपन लोग अभी तक इनके कुछ नहीं है, तो नहीं, ऐसे नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इज डेंजरस फॉर अस, मोस्ट डेंजर, बिकॉज इट किल आवर टिश्यूज, टिश्यूज ही खत्म कर देगी, तो आप समझ ही सकते हो वो भी लिविंग टिश्यू, है ना, लिविंग टिश्यूज। तो इसका मतलब है कुछ ही देर में कांटेक्ट में अगर हम गामा रेस के आ गए तो हम तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिविंग टिश्यू माने सेल ही खत्म होना चालू हो जाएंगे, है ना। तो जहाँ यूजेस में ही बताया कि डेंजरस है, वैसे बात करें तो इट इज यूज्ड इन सम न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो कहीं ना कहीं इसका न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ भी हो रहा है, क्योंकि उससे हम न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को चेंज कर पाते हैं, माने जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना। और इसका आज के टाइम पर कुछ यूजेस और भी है, यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मीन्स 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए। जैसे आज आपको पता होगा, जैसे मैंगो हो गए, पटाटो हो गए, पूरे साल भर मिलते रहते हैं हमारे को। उसके पीछे कारण क्या है, कुछ बड़े बड़े हमारे ब्लॉक्स होते हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के, जहाँ पर हम वो मैंगो या जो पटाटोज होते हैं उनको स्टोर करते हैं, जो पूरे साल भर तक बने रहते हैं, क्योंकि वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देते हैं वो लोग। जैसे वो यूवी रेस कर रही थी, पर यूवी रेस कुछ मंथ तक ही कर सकती है, पर ये ईयर्स तक प्रिजर्वेशन कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल तो था लॉन्ग के लिए। वैसे ही अपन बात करें, इट इज यूज्ड इन गामा थेरेपी, गामा थेरेपी
इन कैंसर या ट्यूमर बोल दें अपन, है ना। हरदम एग्जैक्ट नहीं है, ज़्यादा डीप तो नहीं जाना जाता, पर फिर भी जो अपना युवराज सिंह थे, है ना, युवराज सिंह क्रिकेटर के जो ऑलराउंडर थे, जो जो उनके कैंसर हुआ था, इज रिपेयर बाई गामा थेरेपी से वो रिपेयर हो पाए, और कुछ लोग हो पाए और कुछ लोग नहीं हो पाए, है ना, थोड़ी प्रोबेबिलिटी से, पर वो उसी से ठीक हुए। तो ठीक बेटा, है ना। तो इस पार्ट लेक्चर नंबर 2 EMW में मैंने सिर्फ आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। अब थर्ड पार्ट के अंदर अपन मैक्सवेल की डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जितने भी पैटर्न के IIT में आए हुए हैं या नेट में आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन, है ना। गुड डे बेटा, है ना, गुड डे, गुड डे।